मम्मी जी, मैंने तो रिश्ता जोड़ा था। आप लोगों ने उसे मेरी मजबूरी समझ ली। देख राजेश, तुमने ज़बरदस्ती मुझे उस लड़की रत्ना को पसंद करने को कहा, मैंने कर लिया। अब जैसा जैसा बोल रही हूँ, अगर लड़की वालों ने वैसा किया तब तो कोई बात नहीं है, वरना जिंदगी भर मेरे मन में रत्ना एक टीस बनकर रह जाएगी। और तुमने क्या सोचा है कि शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहोगे और अपनी माँ को यहाँ इस छोटे से शहर में छोड़ दोगे? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाया है? मंजू जी अपने बेटे राजेश से कहती हैं। राजेश बोला, माँ, अगर आप हमारे साथ चलना चाहती हैं तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, पर माँ, एक बात मैं कह देता हूँ, मुंबई में अगर आप ये चाहेंगी कि आपकी बहू कुर्ती सलवार और साड़ी पहन कर रहे तो ये मुश्किल है। वहाँ के हिसाब से उसे कपड़े पहनने की आज़ादी तो मिलनी ही चाहिए। माँ, आप जानती हैं रत्ना मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, पर उसे कभी किसी बात का घमंड नहीं है। वो नौकरी भी करती है, परंतु बहुत सादे ढंग से रहती है। देखिएगा, वो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। मंजू जी ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे कि अपने इकलौते बेटा है, उसकी शादी तिलक दहेज लेकर करेंगी, जबकि राजेश की उम्र भी करीब 35 साल हो गई थी और उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। बहुत मुश्किल से रत्ना उसे पसंद आई। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और रत्ना ने भी सोचा था कि राजेश एक अच्छा जीवन साथी साबित होगा। इधर मंजू जी को लगा कि बेटे के लिए अब अच्छे रिश्ते आने बंद हो गए हैं, तो यही रिश्ता ठीक रहेगा। विवाह के बाद मंजू जी अपने बेटे के साथ रहने मुंबई चली गईं। अब दोनों नए नए जोड़े थे। रास्ते में खूब हंसी मजाक और बातें भी कर रहे थे। राजेश का हंसमुख स्वभाव ही रत्ना को बहुत पसंद आया था। वो मंजू जी को ज़्यादा अच्छी तरह से जानती नहीं थी, क्योंकि शादी से पहले वो उनसे मिली नहीं थी। सब मुंबई पहुँचे। उस रात को ज़्यादा कुछ करना नहीं था, तो बाहर से खाना मंगवाकर सबने खाया और सब सो गए। अगले दिन रत्ना सुबह 7 बजे जगी और पहले घर की साफ सफाई की, फिर मंदिर की सफाई खत्म करके नहाकर पूजा की। रत्ना ने 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखी थी। थोड़ी देर बाद मंजू जी जगी और रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगी। रत्ना ने जाकर उनके पैर छुए, पर मंजू जी ने कुछ नहीं कहा और अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाने लगी। रत्ना बोली, अरे मम्मी जी, मेरे होते हुए आप रसोई में काम क्यों कर रही हैं? मैं बना देती हूँ, और अगर आपका मन है तो कुछ बना लीजिए। आप कहे तो मैं आपकी मदद कर दूँ। मंजू जी ने बड़े तीखे स्वर में कहा। चल ठीक है, आ जा, देखूँ तेरी माँ ने तुझे क्या क्या सिखाया है। रत्ना ऐसे शब्द सुनकर हैरान रहेगी, क्योंकि उसने अपने घर में कभी भी ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं किया था और न ही सुना था। उसे लग रहा था मानो वो किसी टीवी सीरियल की सास से रूबरू हो रही है। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसे ये पता नहीं था कि आखिर अपनी सास के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। वो उनके साथ अपनी माँ जैसा व्यवहार कर रही थी। रत्ना ने उन्हें बिना कुछ जवाब दिए काम करना शुरू किया और सब्जी काटना चालू की। मंजू जी आई, उसके हाथ से चाकू लेकर बोली, तुम्हें तुम्हारी माँ ने सब्जी काटना भी नहीं सिखाया? चलो हटो, कुछ नहीं आता है तुम्हें। ना जाने मेरे बेटे को तुम में क्या दिखा, तो जीवन ही बर्बाद कर दिया क्या वो अपनी। रत्ना की आंखों में आंसू आ गया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और जाकर राजेश को सारी बात बताई। राजेश बोला, तुम तो जानती हो हमारी शादी का सारा भार माँ ने अपने कंधों पर ले रखा था। हो सकता है कि वो थक गई होगी, फिर रास्ते की थकान इसी वजह से चिड़चिड़ी हो गई होगी। तुम उनकी बातों को दिल पर मत लो। 1 हफ्ता छुट्टी ली हो, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। 1 घंटे बाद मंजू जी अपने बेटे राजेश को आवाज़ लगाई और बड़े प्यार से बेटे को परोसकर नाश्ता दी। उसका टिफ़िन का डब्बा भी दिया और उसे ऑफिस के लिए विदा किया। राजेश भी अपनी माँ के पैर छूकर उसे बाय बोला, परंतु अपनी पत्नी रत्ना की तरफ उसने एक बार भी नहीं देखा। इस बात का रत्ना को बहुत बुरा लगा और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इधर मंजू जी बचे हुए खाने को अपनी थाली में लगाई और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके खाने लगी। रत्ना को बहुत हैरानी हुई कि माँ तो माँ होती हैं, फिर मंजू जी ने एक बार भी अपनी बहू रत्ना से नाश्ते के लिए क्यों नहीं पूछा। फिर भी उसने सोचा कोई बात नहीं, वही उनसे पूछ लेती है। जब वो रसोई में गई तो देखा कुछ भी नहीं है। उसने सोचा सास से पूछ कर कुछ बना लेती हूँ, फिर दोनों एक साथ बैठकर नाश्ता करेंगी। रत्ना उनके कमरे के बाहर जाकर दस्तक देने लगी। उन्होंने अंदर से कहा, क्या हुआ, क्यों धक्का दे रही हो?
क्या दरवाज़ा तोड़ना है? मेरे बेटे ने बड़ी मुश्किल से भाड़े पर ये घर लिया है, कोई उसे दहेज में नहीं मिला है। रत्ना बोली, मम्मी जी, मैं आपके लिए कुछ बना दूँ, क्योंकि नाश्ता करने का समय हो गया है। मंजू जी बोली, नहीं, मुझे इतनी जल्दी खाने की आदत नहीं है, मैं नहा धोकर ही कुछ खाती हूँ। मुझे अभी आराम करने दो और तुम जाओ यहाँ से। रत्ना ने सोचा, चलो 1 घंटे बाद उनसे पूछूंगी, वो भी नहा धोआ कर फ्रेश हो जाएंगी, तब मिलकर दोनों कुछ खाएंगे। देखते देखते दोपहर के 2 बज गए। रत्ना के पेट में चूहे कूद रहे थे। उसे भूख बहुत ज़ोर से लग रहा था और यह भी चिंता लग रही थी कि सास ने कुछ खाया नहीं है तो वह कैसे कुछ खा लेगी। उनके व्यवहार की वजह से उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह दोबारा उनसे जाकर पूछे। उसने राजेश को फ़ोन किया और बोली, राजेश, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने सोचा था मम्मी जी के साथ मिलकर कुछ खाऊंगी, पर वो हैं कि कुछ बोल ही नहीं रही हैं। क्या मैं चाय बना के पी लूँ? राजेश बोला, क्या मेरी माँ सुबह से भूखी प्यासी है और तुम्हें अपनी चाय की पड़ी है? अभी के अभी जाओ और उसे खाने के लिए मनाओ। शायद तुम्हारी किसी हरकत की वजह से मम्मी नाराज़ होगी, इसलिए वो खाना भी नहीं खा रही है। अभी तुरंत से तुरंत जाकर मेरी माँ को मनाओ। रत्ना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। उसने तो कुछ कहा भी नहीं है, फिर उसकी सास उसे नाराज़ क्यों हो गई? सास तो सास, पति भी ऐसा रूखा व्यवहार कर रहा था, इसकी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बहुत हिम्मत जुटा के करीब 3 बजे अपना पेट पकड़कर रत्ना मंजू जी के कमरे के पास गई तो कमरा खुला था। वो उनके पैरों के पास जाकर बैठ गई और बोली, मम्मी जी, आपको भूख नहीं लगी है क्या? इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप कहो तो चाय बना कर लाऊं? मंजू जी ने चिल्लाकर बोला, इसलिए मैं दरवाज़ा नहीं खोल रही थी कि दरवाज़ा खुलेगा नहीं कि फिर तुम मुझे परेशान करने आ जाओगी। कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे आराम करने दो, कुछ नहीं खाना है मुझे। एक ही बात तुम्हें समझा समझा कर मैं थक गई हूँ। अब आने दो बेटे राजेश को, तभी बात करूँगी। रत्ना की आंखें भर आईं। उसने बड़े ही करुण स्वर में कहा, मम्मी जी, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। आप कहो तो 1 कप चाय बनाकर मैं भी पी लेती हूँ और आपको देती हूँ। मंजू जी बड़े तीखे शब्द में बोली, मैंने तुम्हें चाय पीने से मना किया है? जो करना है तुम खुद जाकर करो। इतना कहकर वो मुंह घुमाकर सो गई। रत्ना रोते हुए रसोई में गई और अपने लिए 1 कप चाय बनाकर और साथ में 2 बिस्किट लेकर पीने लगी। चाय तो मीठी थी, पर उसके आंसुओं में उसे वह नमकीन कर दिया। बैठे बैठे इंतजार करने लगी कि कब राजेश आएंगे और कब ये झमेला खत्म होगा, क्योंकि भूख से उसकी पीठ और पेट एक हो रहे थे। करीब 7:30 बजे राजेश घर आया। आते ही अपनी माँ के कमरे में चला गया। रत्ना से उसने एक बार भी नहीं पूछा कि हाँ, तुम्हें ने कुछ खाया या नहीं। बस माँ के कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया। करीब आधे घंटे तक दोनों ने न जाने क्या बातें की। अचानक से राजेश की आवाज़ आई, रत्ना, किधर हो तुम? इधर आओ। रत्ना भागती हुई अपने कमरे से निकलकर अपनी सास के कमरे में गई और बोली, हाँ राजेश, बोलिए, क्या हुआ? मम्मी जी, अब कुछ खाएंगी क्या? कुछ बनाऊँ आपके लिए? राजेश बोला, अगर तुम्हें मेरी माँ की चिंता होती तो अब जाकर तुम ये बात पूछ रही हो, पहले क्यों नहीं पूछी? क्या तुम्हारी माँ ने सचमुच तुम्हें कुछ नहीं सिखाया कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं? मेरी माँ यहाँ भूखी प्यासी बैठी है और तुम अपने कमरे में आराम कर रही हो। रत्ना अपनी आंखें भरकर बोली, राजेश, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मम्मी जी से पूछकर बस 1 कप चाय पी हूँ और मैं तो सुबह से इनसे पूछ ही रही हूँ कि क्या खाएंगी, पर ये कुछ बोल ही नहीं रही हैं। मंजू जी बेटे की तरफ देखी और अपनी रोनी सूरत बनाकर बोली, देखा बेटा, इसकी माँ ने यही सिखाया है कि अपने पति और सास को उल्टा जवाब दो। आज तक हमारे परिवार में किसी औरत ने अपने बड़े को पलटकर जवाब तक नहीं दिया और ये तो आते ही शुरू हो गई। रत्ना चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रोए जा रही थी। राजेश उसे घूरते हुए बोला, जाओ जाकर मेरी माँ के लिए 1 कप चाय और एक गर्मा गर्म पराठा बना कर लाओ। सुबह से मेरी माँ भूखी है, तुम्हें तो मेरी माँ की कोई चिंता ही नहीं है। रत्ना बोली, मम्मी जी ने कहा था कि बिना पूजा पाठ किए वो खाना नहीं खाती हैं, फिर कैसे बना कर लाती? राजेश अपनी जगह से उठा और रत्ना को एक जोर का थप्पड़ लगाया और बोला, अभी मेरी माँ ने समझाया था ना कि उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, फिर तुमने वही किया। रत्ना सोचने पे मजबूर हो गई कि क्या ये वही राजेश है जो उससे बेइंतहा प्यार करता था
और हर समय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता था। रत्ना के तो मानो पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह रसोई में गई और चाय और पराठा बनाकर मंजू जी के कमरे में दे आई। फिर रोते हुए अपने कमरे में बैठ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा व्यवहार उसका पति करेगा। थोड़ी देर बाद मंजू जी ने फिर से रत्ना को आवाज़ लगाई। रत्ना जब गई तो मंजू जी क्रोध भरे स्वर में बोली, ऐ लड़की, तुम्हें इतनी समझ नहीं कि तुम्हारा पति थक हार के घर आया है तो उसे खाने और कुछ पीने के लिए पूछे? ये भी क्या अब मुझे बताना पड़ेगा? रत्ना रसोई में जाकर राजेश के लिए चाय बनाकर दी। मंजू जी के कमरे में दोनों माँ बेटे बातें करने लगे और चाय पीने लगे। फिर थोड़ी देर बाद रत्ना को आवाज़ लगाकर राजेश बोला, रत्ना, मैंने चाय पी ली है, बर्तन रसोई में जाकर रख दो। रत्ना को बहुत दुख हो रहा था कि सास का तो समझ में आता है, पर राजेश तो उससे पहले से जानता है। उसने एक बार भी नहीं रत्ना से पूछा कि तुमने कुछ खाया कि नहीं। वो वापस अपने कमरे में आकर रोने लगी। करीब 8 बजे मंजू जी रसोई में गई और बेटे को सुनाते हुए बोली, राजेश, तुमने जो खाना है बताओ, मैं बना दूंगी, पर ध्यान रखो मैं अपने लिए और तुम्हारे लिए बनाऊंगी। बाकी के लोग को अगर भूख लगे तो अपने लिए बना लें। रत्ना चुपचाप वहाँ बैठी उनकी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद मंजू जी ने बेटे के साथ बैठकर डिनर किया और जाते हुए रत्ना को सुनाई, जाओ अपने लिए कुछ बनाकर खा लो। इतना कहकर वो बेटे के साथ कमरे में चली गई। रत्ना को अपने पति का व्यवहार बहुत ही अजीब लगा। फिर उसने जाकर अपने लिए 2 रोटी बनाई। खाते खाते उसे 11 बज गए। फिर रसोई का सारा काम करके वो अपने कमरे में चली गई। दोनों माँ बेटे देर तक टीवी देख रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। राजेश को एहसास भी नहीं था कि उसकी पत्नी अकेले कमरे में बैठी रो रही है। वो सोच रही थी कि क्या ऐसा होता है प्रेम विवाह? मैंने तो ऐसे जीवन की कल्पना भी नहीं की थी, फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? करीब आधे घंटे बाद राजेश कमरे में आया। रत्ना उसके पास जाकर बोली, राजेश, आखिर मैंने गलती क्या की है? आखिर आप लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? राजेश बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, माँ बहुत थक गई थी इसलिए तुम्हें कुछ सुना दी होगी। तुम तो जानती हो, तुमसे शादी मैंने माँ के खिलाफ जाकर की थी, और आते ही तुम्हारा पक्ष लेने लगूंगा तो माँ को लगेगा कि मैं जोरू का गुलाम बन गया हूँ। थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा, बस ध्यान रखना कि माँ को कभी उल्टा जवाब मत देना। अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। इतना कहकर राजेश दूसरी तरफ सो गया। रत्ना को एक पल को लगा कि शायद राजेश सही कह रहे हैं। मम्मी जी अकेली औरत जिसने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी शादी की सारी व्यवस्था देखी, हो सकता है कि वो थक गई होंगी। यही सोचकर रत्ना भी सो गई। अगले दिन मंजू जी अपने कमरे में ही थीं। रत्ना जागी, सारी साफ सफाई करके पूजा पाठ करके रसोई में काम करने चली गई। जब उसने देखा कि मंजू जी नाश्ता बनाने नहीं आई हैं तो वो खुद ही बनाने लगी। बर्तनों की आवाज़ सुनकर मंजू जी आई और बोली, ऐ लड़की, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं आराम कर रही हूँ? जानबूझकर बर्तनों को पटक रही हो। रसोई से निकलकर हॉल में आई, फिर चिल्लाने लगी, राजेश, ओ राजेश, कहाँ है? राजेश अपने कमरे से निकलकर आया और बोला, क्या बात हो गई माँ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? मंजू जी बोली, तुम्हारी पत्नी ने तो मेरा धर्म भ्रष्ट करके रख दिया है। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं मंगलवार के दिन अंडा नहीं खाती हूँ? उसने तो सुबह सुबह अंडा बना दिया। बोलो उसे रसोई साफ करे, मुझे तुम्हारे लिए और अपने लिए नाश्ता बनाना है। राजेश ने रत्ना की तरफ देखा। रत्ना बोली, मैं अभी तुरंत रसोई साफ कर देती हूँ। और फिर उसने फटाफट पूरी रसोई साफ की। हर रोज़ की तरह मंजू जी ने अपने लिए और अपने बेटे के लिए टिफ़िन पैक करके दिया और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। राजेश ने रत्ना की तरफ देखा भी नहीं। ये बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। अगले दिन उसने अपनी माँ को फ़ोन करके सारी बात बताई। रत्ना की माँ बोली, एक बार जब तुम्हारी सास कमरे में आराम से बैठी हो तब उससे जाकर नाराज़गी का कारण पूछना। उन्होंने तो कहा था कि हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं, फिर तुम्हारे साथ वो ऐसा दोहरा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बार पूछ कर तो देखो कि वो नाराज़ क्यों हैं। अगले दिन दोपहर में जब मंजू जी अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी तो रत्ना उनके पास आकर उनके पैरों को पकड़कर बोली, मम्मी जी, बुरा मत मानिएगा, पर आपकी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं कितने सपने लेकर अपने साथ आई थी, आखिर आप मुझे बताएंगी नहीं
कि कारण क्या है और आप किस बात से मुझसे नाराज़ हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा। बहुत देर पूछने के बाद मंजू जी उठ के बैठी और बोली, तुम्हारे पापा माँ बाप ने कहा था कि हम दहेज नहीं देंगे, पर किसी चीज़ की कमी भी नहीं होने देंगे, शादी धूमधाम से करेंगे। अरे मेरी एक ही बेटी है, उसे बस एक पल्ला साड़ी और एक छोटा सा कान का कुंडल देकर विदा कर दिया। मेरे सभी रिश्तेदारों को अच्छे कपड़े तक नहीं दिए। आखिर मेरा इकलौता बेटा था, मैंने भी उस पर कितना खर्च किया था। बदले में तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया। रत्ना चुपचाप उनकी सारी बातें सुनती गई और वो एक एक कमी गिनवाती गई। आखिरकार रत्ना बोली, मम्मी जी, मेरे माता पिता ने अपनी औकात के हिसाब से बहुत खर्च किया था, और आप जानती हैं राजेश ने जो जो कहा था वैसे वैसे ही उन्होंने सारे खर्चे किए हैं। फिर आप ये पुरानी बातें क्यों कर रही हैं। मैं भी नौकरी करती हूँ। माँ ने सिखाया था कि आप माँ जैसी हैं। मैंने सोचा जो कुछ मुझे माँ ने नहीं सिखाया सास सिखा देंगी। क्या माँ ऐसे सिखाती है। मंजू जी गुस्से से बोली, ऐ लड़की, तू मेरी बेटी नहीं है जो मैं तुझे सिखा दूंगी। बहू बनकर आई हो तो बस जिम्मेदारी उठाना सीखो, और ये नौकरी का धौंस मुझे मत दिखाना। आने दे मेरे बेटे को, तुझे हाथ पकड़कर बाहर निकलवा दूंगी। रत्ना के सब्र का बांध टूट चुका था। वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई और बोली, अब बस बहुत हुआ मम्मी जी, आपने मेरे रिश्ते का अपमान किया, मेरे माँ बाप के बारे में भला बुरा कहा, मैं सुनती रही। मुझे बेटी तो छोड़िए, बहू भी नहीं समझी, और मैं सोचती रही कि आप भी तो माँ हैं, पर आपकी कथनी और करनी में तो बहुत फ़र्क है। अपने बेटे के सामने आप कुछ और बनती हैं और मेरे सामने कुछ और। खाना खाकर आप अपने कमरे में सो जाती हैं और बेटे को कहती हैं कि आप सुबह से भूखी हैं। अरे आप कैसी माँ हैं जो अपने सामने अपनी बहू को भूखा देखकर भी आपका कलेजा नहीं पसीजा। मंजू जी को लगा कि बहू तो सब जानती है। फिर वो बोली, अभी राजेश को फ़ोन करती हूँ। रत्ना बोली, शायद इसी व्यवहार के कारण आपका बेटा इतने दिनों से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि आप अपने बेटे को उसकी पत्नी के साथ बांट ही नहीं पाएंगी। सास क्यों भूल जाती है कि शादी के बाद बेटे से माँ का अधिकार खत्म नहीं होता, बल्कि एक और नया रिश्ता जुड़ता है। अरे बेटे के साथ तो बहू पर भी आपका अधिकार था, पर नहीं, आप तो राज करना है, रिश्ते थोड़े बनाना है। पर मुझे ऐसे रिश्ते में नहीं रहना। इतना कहकर रत्ना अपने कमरे में चली गई। मंजू जी ने बेटे को फ़ोन किया, खरी खोटी सुनाई और उसे जल्दी आने को कहा। राजेश कुछ ही घंटों में ऑफिस से आया और बोला, मेरा जीना हराम करके रख दिया है। मैं नौकरी करूँगा या तुम सास बहू के झगड़े सुलझाऊंगा। रत्ना, कहाँ हो तुम, तुरंत इधर आओ। रत्ना सामने गई और बोली, राजेश, पहले तो आवाज़ नीचे करके बात करो। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, और अपनी माँ के साथ ही अगर तुम्हें जीवन काटना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। और आप अगर अपने बेटे के साथ ही अकेले बुढ़ापा गुजारना है तो और अपनी तरह अपने बेटे को भी बूढ़ा करके अकेले ही रखना है, तो रहिए आप लोग। इतना कहकर रत्ना अपना सामान समेटी और ऑफिस के गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गई। 2 दिन बाद राजेश ने रत्ना की माँ को फ़ोन करके सारी घटना बताई, तो रत्ना की माँ ने भी सारी सच्चाई बताई। राजेश को यकीन नहीं हुआ कि उसकी माँ उसके साथ दोहरा खेल खेल रही है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप क्या चाहती हैं कि मैं जीवन भर अकेला रहूं? अरे वो लड़की काम धाम छोड़कर आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहती थी। आपने तो मुझे भी कुछ कहने लायक नहीं छोड़ा। चलिए ठीक है, अब मैं जीवन भर किसी के साथ रिश्ते में नहीं बंधूंगा और अकेला ही रहूंगा। अब राजेश न ठीक से खाता, न अपनी माँ से बात करता, चुपचाप रहता था। ये बात मंजू जी को अंदर ही अंदर खाने लगी। मंजू जी ने रत्ना की माँ को फ़ोन किया और सारी बात बताई। रत्ना की माँ ने कहा, समधन जी, जब हम बहू या दामाद लाते हैं तो अपने बच्चे को उससे बांटते नहीं हैं, बल्कि नया रिश्ता भी बनाते हैं। आपको ये समझना होगा कि बेटा तो आपका है, वो बहू भी आप ही की है। मंजू जी को एहसास हुआ कि अपने अहम के कारण वो अपने बेटे की बसी बसाई ज़िंदगी उजाड़ रही हैं। फिर वो रत्ना के पास गई और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। राजेश ने हाथ जोड़कर रत्ना से माफ़ी मांगी। रत्ना बोली, तुम्हें माफ़ी कैसे मिल सकती है राजेश? तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अपने रिश्ते का अपमान किया। आज तुम अपनी माँ के कहने पर आए हो, मुझसे माफ़ी मांग रहे हो।
कौन जानता है कि कल फिर तुम ऐसी गलती दोबारा करोगे कि नहीं। जिस रिश्ते में विश्वास ना हो, मैं ऐसे रिश्ते में रहना नहीं चाहती, मुझे माफ़ करो। इतना कहकर उसने राजेश और उसकी माँ पर दरवाज़ा बंद कर दिया। आखिर खाली हाथ राजेश और उसकी माँ को लौटना पड़ा। कुछ ही दिनों बाद रत्ना ने राजेश को तलाक दे दिया। उसने सोचा भी नहीं था कि जीवन का खूबसूरत अध्याय इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, पर रत्ना हार मानने वालों में से नहीं थी। अपने जीवन में बढ़ती गई और आगे चलकर जीवन की नई शुरुआत भी की। पर राजेश आज भी अकेला है, जिसकी दोषी उसकी माँ मंजू जी खुद को समझती हैं। मित्रों, हमारे समाज में बेटियों को यह एहसास नहीं होता कि जब वे दूसरे की घर की बेटियों को ब्याह कर लाते हैं तो वो भी उस घर की बेटी या बहू सब कहलाती है। क्या अधिकार जताकर ही रिश्ते की मजबूती परखी जा सकती है? क्या प्यार से दूसरे की घर की लड़की को अपने घर की लड़की नहीं बनाया जा सकता? आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।